जी अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम बैक। रफीक, आपको आवाज आ रही है? मेरी सच में आवाज आ रही होगी आपको? मुझे जी आ रही है मैम, प्लीज। ठीक है। ये हमारा बेसिकली जो सबसे तकरीबन लास्ट वाला ही है टॉपिक, जॉब सेटिस्फेक्शन। थोड़ा सा मैम वेट कर लें, लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं मेरे ख्याल। वेट कर लें? जी कोई 2-1 मिनट वेट कर लें क्योंकि अभी ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, वेट कर लेते हैं। अमजद साहब तशरीफ ले आए, प्लीज स्टार्ट करें, मैं फिर आगे चलते हैं फिर। चलें, ठीक है। जी अभी हम जो जो प्रीवियस था उसमें यही जॉब सेटिस्फेक्शन को डिस्कस कर रहे थे कि जॉब सेटिस्फेक्शन क्या है। बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन ह्यूमन बिहेवियर्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बेशक इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्चेस हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जब हम काम करते हैं तो ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स जॉब, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है कि जो एम्प्लॉयज का एटीट्यूड टुवर्ड्स जॉब क्या है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताई गई हैं। वो डायमेंशंस क्या हैं? जॉब सेटिस्फेक्शन कैन बी मेजर्ड बाय द इमोशनल रिस्पॉन्स टुवर्ड्स जॉब सिचुएशन। कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो एम्प्लॉयज का जो बेसिकली इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी भी जॉब अपने उसकी जॉब की सेटिस्फेक्शन की जो उसकी तरफ है। जो कहते हैं इट कैन नॉट बी सीन एंड इट इज ओनली बी, ये जो उसका इमोशनल रिस्पॉन्स है किसी भी एम्प्लॉय का, ये दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जो उसकी जॉब के ऊपर बेसिकली बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि वो इमोशनली अपनी जॉब के साथ कितना सेटिस्फाई है। सेकंड क्या है? जॉब सेटिस्फेक्शन इज रिलेटेड टू व्हाट यू एक्चुअली गेट एज अ रिवॉर्ड। कहते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन से बेसिकली आप क्या रिवॉर्ड जो है ना वो आपने अचीव किया, और आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं बेसिकली। यानी कि एक तो आप जो रिवॉर्ड है वो आप रिसीव कर रहे हैं, आपने किया है। दूसरा आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि मैं ये चीजें रिसीव करूंगा। और इन दोनों के दरमियान जो बेसिकली एक्चुअल डिफरेंस है रिवॉर्ड का और जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जिसमें हम जो इम्प्लॉयज का जो बेसिकली जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि अगर किसी पर्सन पे यानी कि रिवॉर्ड जो उसने अचीव किया है, और अगर उसने जो उसकी एक्सपेक्टेशन है कि मैं इससे भी ज्यादा और जो है ना वो अचीव करूं, तो उसमें वो उसकी जो अपनी एक एफर्ट है अपनी जॉब की तरफ, अपनी जॉब के साथ जो उसकी एक लॉयलिटी है वो बढ़ जाएगी कि जनाब ये किया है, उसकी साथ उसकी जो स्ट्रगल है वो बढ़ जाएगी। आप कहते हैं कि जनाब 14 केस पे कोई आता है, 15 पे आता है, 16 पे आता है, या कोई 17 पे आता है, तो उसकी ये होती है कि मैं एफर्ट करके ये काम कर लूँ। जैसे कि अब तो एचईसी के क्राइटेरिया, जब हायर एजुकेशन में आप जाते हैं तो एचईसी के क्राइटेरिया जो है वो बढ़ जाते हैं कि आप लेक्चरर आते हैं। फिर अब तो लेक्चरर्स की मोस्टली यूनिवर्सिटीज में बहुत कम लेवल पे जो लेक्चरर्स रहते हैं। अब तो नई जो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली जो डायरेक्ट हायर एजुकेशन में एपीए वो रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन जब वो जाता है तो उससे उसकी जो अगली एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मैं जनाब अब एसोसिएट हूँ। अब एसोसिएट के लिए जो उसको क्राइटेरिया वो उसको मीट करना होगा, वो उसकी पूरी स्ट्रगल करेगा कि जनाब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। एक चीज तो उसने रिसीव कर ली,
दूसरी जो उसकी एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस को अचीव कैसे करा, अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाइड रह के, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन्वॉल्व करके, अगर तो वो इसको करके उसकी एक इंसान के आप फॉर एग्जांपल आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन पे आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसकी ये कोशिश है कि जनाब मुझे ये वाला जो है बेसिकली जो रिकॉर्ड है वो अचीव हो जाए, तो उसके लिए जो वो स्ट्रगल करता है, उसकी जो एफर्ट पुट करता है उसको अचीव करने के लिए, तो उससे जो मैक्सिमम आउटपुट का जो फायदा वो तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन को जा रहा है ना, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उससे फायदा ले रही है। So job satisfaction is related to job dimensions. इसके जो थर्ड एलिमेंट क्या है? These can be expressed in the term of job content, remunerations, attitudes of co-workers. यानी कि कहते हैं कि जो उसका जॉब कंटेंट क्या है, उसका रिवार्ड, उसको पे सिस्टम उसका क्या है, उसका वर्कर्स को वर्कर्स के साथ बेसिकली जो एटीट्यूड है वो क्या है, opportunity of growth and job is able to provide in term promotion, यानी कि वो कितनी अपॉर्चुनिटीज उसको मिल रही हैं कि उसकी जॉब जो है ना वो प्रमोटेड हो, यानी कि जो उसकी लॉयलिटी है वो क्या है, ये तमाम चीजें जो किसी भी अंडर सुपरविजन के आती हैं, जो बेसिकली वो आती हैं कि वो क्या अचीव करना चाह रहे हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं? फैक्टर डिटरमिनिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन कौन कौन से हैं? There are number of dimensions which affect the job satisfaction, value system possessed by an individual and the culture supporting value system, यानी कि ये तमाम तो उसके जॉब सेटिस्फेक्शन के उसकी डेफिनेशन के अंदर आ जाते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन का जो सपोर्टिव कल्चर है वो क्या है, इंडिविजुअल्स की डायमेंशंस क्या है, वो कंटेंट क्या है, The content of work itself is the major source of satisfaction, means कि जिस वर्किंग कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, उस वर्किंग कंडीशन में बेसिकली जो आपका अपना एक मेजर सोर्स है वो कंटेंट है वो क्या है। अगर तो आप उस वर्किंग जो आपको एक काम एक टास्क मिला आप उससे सेटिस्फाइड हैं, तो इट मीन्स कि आपकी जो अब आपका जो एटीट्यूड है वो अपनी जॉब की तरफ ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगा। द वर्क मस्ट बी चैलेंजिंग, हर जगह पे जब भी आप काम करने जाते हैं तो वो डेफिनेटली वो चैलेंजिंग ही होता है सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हैं। It should lend itself opportunities to use employees' skills, ability, and experience. The content of work should be encouraging and interesting, and have a variety inbuilt in itself that is not boring. कहते बेसिकली जो कंटेंट है जो जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाता है, जब तक उसकी कोई सी भी फील्ड से रिलेटेड जो इंक्वायरीज होते हैं उनकी अपनी एक इंटरेस्ट होती है, तो जब इंटरेस्ट से रिलेटिंग हो तो वो उससे अपने वर्क से कभी भी बोरिंग फील नहीं करते। जो उसका पॉजिटिव फीडबैक होता है फ्रॉम जॉब एंड ऑटोनॉमी हैज बीन कंसीडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट ऑफ मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज। पॉजिटिव जो फीडबैक होता है जॉब का, जॉब की और जो एक एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना कि जब वो उसका जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो उसकी जॉब में जो उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल होता है उसको ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है। फैक्टर डिटरमिनिंग जॉब सेटिस्फेक्शन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आप कोई फॉर एग्जांपल कोई इंस्ट्रूमेंट बनाना चाहते हैं, तो जॉब सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड जब आप कोई भी बनाना चाहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन। अमजद बेटे आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? ये दोबारा रीस्टार्ट करें फिर शायद ठीक हो जाए। अमजद आपको मेरी वॉइस आ रही है बेटे? माइक खोल लें। अमजद बच्चे आप मुझे सुन रहे हैं? आपका मैसेज आया हुआ है कि आपको वॉइस नहीं आ रही।
बाकी बच्चों को वॉइस ठीक आ रही है बच्चों? जी जी। अमजद बेटे आप इसको जरा सा रिफ्रेश करें, आपको भी वॉइस ठीक आ जाएगी। ठीक है, जो फैक्टर्स हैं जॉब सेटिस्फेक्शन में, आपसे एक पे एंड प्रमोशन पॉलिसी। आप सब जॉब में इन्वॉल्व हैं ऑलमोस्ट। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन था छोटा सा। जी जी ये वर्क कंटेंट से हम मुराद ले सकते हैं नेचर ऑफ जॉब? जी जी बिल्कुल, यानी कि जो वर्किंग कंडीशन में आप काम कर रहे हैं, जी वो जो काम आप कर रहे हैं वो आपसे, जैसे वो पहले हमने उससे पढ़ा नहीं था कि क्या जो भी जॉब की आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो आपसे रिलेटेड, आपकी स्किल्स और आपकी डिग्री से रिलेटेड है या नहीं है, सही। यानी कि वर्किंग कंडीशन क्या है। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप सारे जॉब में इन्वॉल्व हैं माशाल्लाह, जो जी जो आपका अपना जॉब सेटिस्फेक्शन लेवल है, आपसे पूछ रहे हैं हम, सर्वे करवाते हैं, सबसे पहला फैक्टर ये होता है कि पे एंड प्रमोशन पॉलिसी, क्या ये आपकी जी, इसका पे और जो प्रमोशन पॉलिसी है इसका आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ ताल्लुक है? बिल्कुल है। बिल्कुल है। फिर हम कैसे कह अब सकते देखिए हैं कि इसकी जॉब इसकी सेटिस्फेक्शन है वो एक इम्पोर्टेंट इसकी एलिमेंट है? मैं एक मिसाल देता हूँ जी जी कि हमारे खास तौर पे ये जो टीचिंग साइड है और 17 एंड अबव कमीशन जो लेवल है उसमें लेक्चरर लेवल पे जाने की बजाय सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे आने का रेशो ज्यादा है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की जो प्रमोशन है वो एज कंपैरेटिव टू लेक्चरर ज्यादा तेज है, फास्ट है। तो इस चलो, वजह से लोग इसको ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ये वाकई इम्पोर्टेंट है इस हवाले से। यानी कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो हैं वो ज्यादा उनको प्रेफर करते हैं, उनकी प्रमोशन ज्यादा जल्दी होती है एज कम्पेयर टू अदर। जी बिल्कुल। यानी हमारे साथ जो लेक्चरर आए थे वो अभी तक लेक्चरर बैठे हुए हैं और जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं वो 18-19 में चले गए। तो ये जरा फास्ट है, इस वजह से वो तो ये एलिमेंट इम्पोर्टेंट है इस वजह से। ये डेफिनेटली जाहिर है, जो पे है और जो प्रमोशन पॉलिसी है, ये दोनों एम्प्लॉयज की जॉब सेटिस्फेक्शन के ऊपर बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जी बिल्कुल। आज जाहिर है जब आप कहीं काम करते हैं, आपको पता है कि मैं ये काम करूंगा मुझे इसका ये रिवार्ड मिलेगा, मेरी पे इंक्रीज हो जाएगी या मुझे प्रमोशन मिलेगी। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो और भी वर्कर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड करती हैं कि जनाब इसके साथ जब मैं वर्क करूंगा, जैसे कि आपने कहा है कि सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, तो उनको पता है कि मैं ये काम करूंगा मुझे जल्दी प्रमोशन मिल जाएगी। तो जो बेसिकली ऑल्टरनेटिव इसका बेस जो है ना, बेनिफिट जो उसको मिलता है वो ऑर्गेनाइजेशन को ही मिल रहा होता है, ऑर्गेनाइजेशन के इसकी अंदर। एक और इसकी एक और एग्जांपल है बहुत बड़ी। ये हमारे जो एग्जेक्टिव पोस्ट के ऊपर लोग आते हैं, मिसाल के तौर पे सीएसएस करके या पीपीएससी करके। जी जी पीपीएससी के जरिए जो लोग आते हैं उनकी प्रमोशन बहुत स्लो है और वो इसको पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे अगर वो पीपीएससी के जरिए आ रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं और वो 12-12 साल उसी पोस्ट पे बैठे रहते हैं। जो लोग ओके। सीएसएस करके आ रहे हैं वो 5 से 6 साल बाद डिप्टी कमिश्नर हो जाते हैं, 18 में बैठे हुए। तो इस बिल्कुल। वजह से लोग फिर उसको प्रीफर करते हैं कि वो सीएसएस करके आए थ्रू एफपीएससी। देखो, तो ये वाकई अहम है इस हवाले से। बहुत ज्यादा देखिए, सबसे पहले जब भी कोई काम करते हैं आपको रिवार्ड मिलता है, आपको पता है कि इससे मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, तो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब सीएसएस के बाद अगर लोगों को ये पता है कि मैं उसको 5 इयर्स के बाद मुझे ये पोस्ट मिल जाएगी, तो डेफिनेटली जो उसकी उसके साथ कमिटमेंट है वो और भी बढ़ जाएगी। तो जो जी ये बिल्कुल सिस्टम बिल्कुल। और जो प्रमोशन पॉलिसी है, ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करने के लिए, नॉट गवर्नमेंट सेक्टर्स, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनमें भी जो एम्प्लॉयज को, अगर आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर उनको रिवॉर्ड सिस्टम से नहीं करेंगे, अगर आप उनको अभी पैसेज ऑफ टाइम आप उनको प्रमोट नहीं करेंगे, तो वो इसी वजह से वो ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ
रन करते हैं। तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ भी और प्रमोशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है। सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन क्या है? सेकंड इसका एलिमेंट है सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन। सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन क्या है? सपोर्टिव वर्किंग कंडीशन, आप कहीं काम कर रहे हैं, जब तक आप वहां पे सेटिस्फाइड नहीं होंगे, उसके जो लेटेस्ट रिसोर्सेज, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज से आप अपडेटेड होते रहेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे जो आपका सेटिस्फेक्शन इन्वायरमेंट है वो ठीक रहेगा। कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग कंडीशन के लिहाज से उसके साथ साथ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ा आपके वहाँ लाइट की रिफ्लेक्शन, डेकोरेशन के हिसाब से आप अपने ऑफिस को बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। आप अपने जो ऑफिस को डेकोरेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे आपने काम करना है, और जब आप वहाँ पे काम करते हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो आप उसको ज़्यादा और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ताकि वहाँ पे जो आपकी वर्किंग कंडीशन है आप वहाँ पे सेटिस्फाइड होके काम करें और आप अच्छे से और मेंटली सेटिस्फाइड हो। सुपरविजन, देखिए जो सुपरविजन है ये एक अनदर फैक्टर है आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। आप कहते हैं कि जो आपकी जिस सुपरविजन के अंडर आप काम कर रहे हैं, आप खुद एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, तो जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने एम्प्लॉयज के साथ आपका जो एटीट्यूड है वो नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, आप अपने जो क्वालिफाइड यानी कि देखें, कहते हैं कि जो सुपरविजन है वन ऑफ द मॉडरेट फैक्टर है। A qualified supervisor should be available for advice, guidance and problem solving. सुपरविजन के पास आपके पास कोई ना कोई एक ऐसा पर्सन जरूर मौजूद होना चाहिए जो सुपरवाइजर should be placed close to place of work and should be available. They should take a personal interest in the affairs of employees, both personal and official. यानी कि कहता है कि जो उसमें दोनों किस्म की जो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है एम्प्लॉयज की वो होनी चाहिए, पर्सनल भी और जो ऑफिशियल लेवल पे जो उसकी वर्किंग कंडीशंस है उसमें। वर्क डिटरमिंग जॉब सेटिस्फेक्शन, वर्क ग्रुप, यानी कि वर्क ग्रुप जो है टीम वर्क, शुरू से ही आपको पता है कि टीम वर्क जो मोस्टली एक ग्रुप में डिफरेंट डाइवर्स किस्म के लोग होते हैं, उनकी अपनी हर किसी की जो पर्सनल स्किल्स होती हैं, बेसिकली पर्सनल हर किसी की स्किल्स होती हैं जो एक गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली मतलब कि काम करते हैं। अब आप लोगों को फॉर एग्जांपल ग्रुप में एक प्रेजेंटेशन दे दी गई है, अब एक बच्चे ने एक टॉपिक को क्लियर किया, दूसरे बच्चे ने दूसरे टॉपिक को क्लियर किया, तीसरे बच्चे ने तीसरा टॉपिक। अब जब वो तीनों मिलके उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो जाहिर है एक के व्यूज, दूसरे के व्यूज, तीसरे के व्यूज जब वो एक दूसरे के पास बैठ के सुनेंगे तो उनके पास जो आइडियाज की वैरायटी आ जाएगी। तो इस तरह से देखें उनके पास उनका काम भी आसान हो जाएगा और उनके पास जो आइडियाज हैं वो भी उनकी वैरायटी भी आ जाएगी। तो अगर आप कहीं वर्किंग कंडीशन में वहाँ पे जाहिर मल्टी स्किल पर्सन होते हैं, तो जब आप काम करते हैं तो वहाँ का अगर इन्वायरमेंट कोऑपरेटिव है, फ्रेंडली है, तो जाहिर है वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं तो वो भी उससे जो काम से अपना इंजॉय भी करेंगे और जो डेफिनेटली अपनी जॉब के साथ अपनी सेटिस्फेक्शन लेवल को इंक्रीज करके और जो डिससेटिस्फेक्शन है उसको रिड्यूस करेंगे। पर्सनैलिटी जॉब फिट क्या आया? इंडिविजुअल्स शुड बी असाइंड द जॉब दैट सूट देयर इंटरेस्ट। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को जॉब सेटिस्फेक्शन में जो सबसे पहले ये है कि वो जॉब
उसी पर्सन को असाइन की जाए जो उसमें इंटरेस्टेड है. Recently, it has been said that MBA graduates are satisfied with their job if they get related to specialization they have closed in during the. कहते हैं कि अगर किसी ने MBA किया हुआ है या फॉर एग्जाम्पल वो कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई लॉयर है, तो उससे जो उसकी लॉयर को अगर हम कहें कि आपकी एजुकेशन के बच्चों को आके लेक्चर दें, तो वो दे तो बेशक लेगा, लेकिन वो उससे उसकी जो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली उसकी वो जॉब नहीं होगी. इसकी एक मिसाल पेश करता हूँ. जी जी करें जरूर. डॉक्टर अब्दुल सलाम एक हमारे पाकिस्तान के जिनका जंग से ताल्लुक था और वो बाद में नोबेल उन्होंने इनाम भी लिया, आजकल मेरे ख्याल हॉलैंड में है. ये जब वहां से आए थे वापस, तो इनको एजुकेशन सेक्टर में आए और मेरे ख्याल कॉलेज सतह पे इनको कोई सर्विस मिली और इनको गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने मुगलपुरा कॉलेज में एक फुटबॉल टीम का मैनेजर लगा दिया. अच्छा. तो ये आप अंदाजा लगाएं कि एक बंदा जो कि फिजिक्स में उसकी अप्रोच थी और वो एक इनाम याफ्ता एजुकेशनिस्ट था और रिसर्चर था, उसको देखें किस काम पे लगा दी. और फिर बिलाखिर जब वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ तो वापस चला गया और अभी भी वो बाहर हैं. और जब वो सेटिस्फाई नहीं हुआ तो उसने लीव कर दिया. जी बिल्कुल. तो यही है ना कि ये देखें ये तमाम जो बेसिकली फैक्टर्स हैं, इनका ताल्लुक आपकी जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ. इफेक्ट ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन ऑन परफॉर्मेंस क्या है इसका मतलब? सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. देखिए ना, आप सेटिस्फाई होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा. आप सेटिस्फाई नहीं है तो जाहिर है कि आपकी जो कारकर्दगी है वो भी बेहतर नहीं होगी. बिल्कुल. देखें जो लीडरशिप स्टाइल्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, अथॉरिटेटिव, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव. जी जी बिल्कुल बिल्कुल. इन तीनों का लीडरशिप स्टाइल्स के साथ एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर है, एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर है और एक लेजिस्लेटिव है. तो एक उसका अपना स्टाइल है कि वो कहता है कि अथॉरिटेटिव बिहेवियर जो है उससे जो है ना वो एम्प्लॉयज को ज्यादा इन्वॉल्व रखा जाता है. एक दूसरा वो कहता है कि डेमोक्रेटिक में जो एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करके अगर हम कोई काम करें तो उससे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा अचीव हो. और एक लेजिस्लेटिव आउटपुट तो ज्यादा, अब जैसे काम हो रहा है उसको चलने दो. ये तमाम जो लीडरशिप स्टाइल्स हैं कहीं भी वर्किंग कंडीशंस के अंदर, इनका क्या ताल्लुक है जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ? देखें, आप एक बंदे को हर टाइम स्नब करते रहे और उसको आपने मौका ही नहीं देना, उससे जमहूरी आपने रवैया नहीं इख्तियार करना, उससे मुशावरत ही नहीं करनी, उसको इन्वॉल्व ही नहीं करना, आपका रवैया अथॉरिटेटिव है, तो उसकी आउटपुट आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो किसी को स्नब करके उससे परफॉर्मेंस नहीं ली जा सकती. कितनी देर आप उससे परफॉर्मेंस लेंगे? तो इसी वजह से जो लीडरशिप में डेमोक्रेटिक रवैया है ये ज्यादा रेस्पॉन्सिव है और इसके ज्यादा अच्छे आउटपुट मिलती है. लेकिन जो कामयाब लीडर है वो कंबाइन करता है तमाम स्टाइल्स को. समटाइम्स ही इज अथॉरिटेटिव, समटाइम्स ही इज डेमोक्रेटिक. तो वो मुख्तलिफ सिचुएशन में मुख्तलिफ उसका जो स्टाइल होता है वो मुख्तलिफ होता है. आपने अगले स्टार्ट में मैंने दो थ्योरीज आप लोगों को सेंड की थी, एक साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी और एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी. जी ये कौन बोली है हमारी लड़की? माइक तो सबके बंद हैं.
अच्छा चले, जो जॉब सेटिस्फेक्शन में कहते हैं, जो प्रोडक्टिविटी इज कंसीडर्ड एज रिवॉर्ड फॉर हार्ड वर्क विच इज ड्यू टू हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। कहते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी अल्टरनेटिव वही वेज है, वही बार बार चीजें हैं, वही बार बार बातें हैं कि जो आप हार्ड वर्किंग से, अगर आप अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, आपकी हाई लेवल सेटिस्फेक्शन है, तो डेफिनेटली आप अपने काम के साथ भी कमिटेड हैं। जब आप अपने काम के साथ कमिटेड हैं तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी। तो उसमें जो बेसिक जो पर्पस है वो जो ग्लोबलाइजेशन है, स्पीड ऑफ मैकेनिज्म है एंड नॉलेज एक्सप्लोजन है, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन वर्कर्स है, सोशल अवेयरनेस है, high expectations of employees to most social obligations are important factor to ensure a high satisfaction level of employees। कहते हैं कि employees को high level of employees की जो satisfaction के लिए ये तमाम चीजों के बारे में जो employees की awareness है और उसकी involvement है, जो education है, वो जरूरी है। अब सेटिस्फेक्शन एंड एब्सेंटिज्म डेफिनेटली दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं। अगर आपकी सेटिस्फेक्शन अच्छी है कहीं काम करने में तो वहां का टर्नओवर रेट बहुत कम होगा, और अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी जॉब से, अपने वर्क से, अपनी वर्किंग कंडीशन से, अपने एम्प्लॉय से, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, तो अगर लो सेटिस्फेक्शन है तो डेफिनेटली वहां पे जो एब्सेंटिज्म लेवल है वो हाई होगा, वहां पे जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जो सेटिस्फेक्शन है और एब्सेंटिज्म है दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करते हैं, वहाँ दोनों का वहाँ बहानेबाजी भी ज्यादा होती है। जी वहाँ पे उज्र भी बहुत ज्यादा होते हैं, बहानेबाजी भी ज्यादा होती है। जाहिर है जब आप सेटिस्फाई नहीं है तो बहाने तो वहां पे डेफिनेटली होंगे। जब आप सेटिस्फाई नहीं है तो जी वहां बिल्कुल पे बहुत सारी और भी कंडीशंस आ जाएंगी, और जब आप सेटिस्फाई नहीं है सही। तो वहां से फिर जाहिर है एम्प्लॉयज डेफिनेटली टर्न ओवर करेंगे। सेटिस्फेक्शन एंड टर्नओवर वही रिपीटेड चीज है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर employees who are not satisfied with their job will be high turnover, कहीं पे भी चले जाएं, अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं है तो वो डेफिनेटली वहां से टर्नओवर, वो वहां पे उनका जो टर्नओवर रेट है वो बढ़ जाएगा। जो अगर वहां पे जो एम्प्लॉयज हैं अपनी जॉब के साथ सेटिस्फाई है, वही बार बार मेरा ख्याल है रिपीटेड चीज है, आपको समझ तो आई गई होगी इसकी। जी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इसका हमने पहले भी डिफाइन किया। जी जब कहीं आपके कमिटमेंट नहीं है तो आप जीरो। ये चीज मैंने अपनी मैडम से सीखी हुई है, मैं उनके साथ काम दोबारा करती रिपीट हूँ, करिए। मैं ये उनके साथ काम करती हूँ तो वो एक ही बात पे सबसे ज्यादा फोकस होती है कि खदीजा अगर आप कमिटेड हैं तो आप ये काम कर लें, अगर आप कमिटेड नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, बाद में आपने कोई बात नहीं करनी। यानी कि वो कमिटमेंट पे इतना फोकस करती हैं कि देखें आपकी अचीवमेंट भी उसी में है जब आप किसी चीज के ऊपर कमिटेड है। जब आप कमिटेड नहीं है इट्स मीन आपका जो टर्नओवर वो नहीं है। चले अच्छा इसकी शायद एक वजह ये इसी तरह है कि बाज लोगों को अच्छी ऑफर्स आती हैं लेकिन वो कहते हैं नहीं मैंने इस इदारे को नहीं छोड़ना, उसकी वजह यही होती है। उसकी वजह यही होती है ना कि वो जाहिर है वो अपने वर्क के साथ, अपने काम के साथ इतने कमिटेड नहीं है। अच्छा ये बताएं कि आज के लेक्चर जो आप लोगों को समझ में ना आया हो, कोई ऐसी कंडीशन, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी टर्म जो आपको नहीं समझ में आई, आप मुझे बताएं। नहीं ठीक है माशाल्लाह आज का अच्छा सेशन रहा और चीजें जर्नल हैं और आपने मजीद आसानी के साथ आसान लफ्जों में इनकी वजाहत और सराहत भी फरमा दी है, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। चलें जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये मैं लेक्चर आप लोगों को मैंने व्हाट्सएप भी कर दिया और मैं पोर्टल पे भी आप लोड कर दूंगी, और ये जो रिकॉर्डिंग्स हैं 3 हाफ की ये भी मैं इंशाल्लाह ताला पोर्टल पे अपलोड कर दूंगी। अगर किसी को चले तो ड्यू टू नेटवर्क नहीं समझ में आई तो वहां से जाके सुन ले, उनको समझ में आ जाए इंशाल्लाह। अगर फिर भी जज़ाकल्लाह। किसी को समझ में नहीं आई तो वो मुझसे व्हाट्सएप कांटेक्ट करके भी समझ सकते हैं।
थैंक यू वेरी मच। ओके बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।